बहुत मुबारक हों। यकीन और उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी। और ईद तो वैसे इस दफ़ा थोड़े लोग ज़रा परेशान भी हैं महंगाई की वजह से, लेकिन ज़ाहिर ईद तो ईद होती है, जैसे भी हालात हों उसे भरपूर खुशी के साथ मना ही लिया जाता है। और आज की इस ईद को यादगार बनाने के लिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आज के इस ईद शो में ज़रा माइनॉरिटी में चला जाऊँ, और मैंने बड़ी ज़बरदस्त 4 शख्सियात को अपने आज इस ईद शो में दावत दी है और बड़ी हम इनसे दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। और कुछ ऐसे सवालात जो कि आपके जहनों में भी होंगे, वो मेरे जहनों में भी है, मैंने इनसे पूछने आज, जो कि अमूमन तो ये बहुत सख्त सियासत के ऊपर सवालात कर रही होती हैं, लेकिन आज हम इनसे ज़रा कुछ डिफरेंट सवालात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस ईद शो में गरीदा फारूकी साहिबा ने, किरण नाज साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है ये शख्सियात। और हमें ज्वाइन कर रही है मोना आलम साहिबा और बीनेश सलीम। ये चारों पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और लीडिंग एंकर्स हैं पाकिस्तान की। आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और जो वर्चुअली हमारे साथ बीनेश और मोना है, आपको भी ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। तो आज तो वैसे अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने कहा इससे पहले कि आपकी ट्रेन चलती जाए। मसला क्या है कि इस दफ़ा तो हमारी ईद भी ना पिछले साल की तरह इस दफ़ा ईद भी ऐसी है कि जहाँ जाएं या कोई आपके घर में मान आए तो पहला सवाल क्या हो रहा है हो क्या रहा है, ये सही बात है, क्या होने वाला है। तो ये तमाशा यही लगा हुआ है इस दफ़ा। सबसे ज्यादा बुरा लगता है ये चीज़ कि भैया आप बंदे की भी कोई अपनी भी पर्सनैलिटी है ना, हमारी भी कोई बात कर लें। सबसे पहले ये सवाल हो क्या रहा है, लोग ये नहीं कहते क्या बना हुआ है, इसलिए क्या बन रहा है। और आजकल का जो वैसे अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू यू टू। थैंक यू सो मच, यू लुकिंग सो लवली माशाल्लाह। थैंक यू एंड मोना एंड बिनिश, आप दोनों को ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक टू एवरीवन। आप सबको, समर आपको, आपके देखने वालों को। हम देख नहीं सकते, हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, लेकिन इतना एनर्जेटिक माशाल्लाह आपका शो का आगाज हुआ है कि हमें यहाँ एनर्जी उसकी रेजोनेट जरूर हो रही है। तो आई एम श्योर एवरीबडी, ऑल द गर्ल्स एंड समर ऑफ कोर्स इज लुकिंग। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप हमें स्टूडियो में ज्वाइन करिए, लेकिन आपके घर मेहमानों का जरा लगता है काफ़ी ज़्यादा रश लग गया तो आपको जाना पड़ा। और बिनिश का भी लगता है लाहौर में काफ़ी ज़्यादा खाने वगैरह चल रहे हैं और काफ़ी सीन ऑन है खाने पीने वाला। क्यों बिनिश? बिल्कुल जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये समर ने साजिश की है हम सबको, ख़वातीन को अलग अलग रख के, ताकि अभी भी लाइमलाइट के अंदर यही रहें, लेकिन हम आपकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। आपको पता नहीं आपने अपने साथ क्या कर लिया आज। देखिए मैं माइनॉरिटी में चला गया, ऐसा लग रहा है कि इनके साथ उनकी टीम ने वो आपका माइक म्यूट कर दें, हम आपस में बातें करेंगे और हमारे हवाले देते रहें। और मुझे मैंने सिर्फ ब्रेक लेनी है, बाकी गुफ्तगू तो आपने करनी है। एक ब्रेक का वक्त हुआ, हम आपस में और मुझे शायद बहुत बड़ा कोई अवार्ड मिल जाए अगर मैं इस गुफ्तगू के अंदर ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया तो 4 ख़वातीन को लुत्मा दे दें। अच्छा, वैसे ख़वातीन के बारे में बिल्कुल बदनामी है कि अवार्ड मुझे भी मिल जाना चाहिए भाई देवे, वरना मर्द बहुत बात, लेकिन हमें बोलने के बिल्कुल नहीं दे रहे। वैसे मुझे लगता है कि आपकी टीम ने आपके साथ कोई साजिश की है, जो बिनेश कह रही है ना कि आपने साजिश की है, मुझे लग रहा है आपकी टीम ने साजिश की है। मैं सदाकत अवार्ड के लिए क्वालीफाई कर रहा हूं अगर मैं 4 ख़वातीन के होते हुए ज्यादा टाइम बोल लिया अगर मैंने। तो कैसी ईद चल रही है किरण? क्या वही आपकी भी रूटीन के भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? पहले तो आपको टाइम दे रहे हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कराची अपने घर पे जाके, क्योंकि ये पहली ईद है ना इस्लामाबाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस पहली ईद है। तो काफी चेंज आपके लिए इस ईद पे ऑब्वियसली, इनफैक्ट न सिर्फ ईद पे बल्कि पूरा रमज़ान ही मेरे लिए बड़ा चेंज गुजरा है, क्योंकि कराची में बहुत हैपनिंग होती है। सबसे ये कि वो मसाजिद से लाउड स्पीकर्स कान में जो है ना, वो सहरी में भी, इफ्तार में भी, और वो ढोल वाला और वो चलता रहता है। एग्जैक्टली। और फिर वो मार्केट्स के एक बड़ी वहाँ पे रौनकें होती हैं, सारी रात चल रहा होता है। यहाँ पर ऐसा सच नहीं है। वो उसका एक ये भी मसला है कि आबादी भी कम है, लोग भी कम है। इस्लामाबाद में बहुत अच्छे वक्त में आ गई हैं, इस्लामाबाद बहुत बेहतर हो गया है। एटलीस्ट रात के 1-2 बजे तक इस्लामाबाद अभी भी हैपनिंग चल रहा होता है। अदरवाइज सर्दियों में तो रात 1 बजे किसी को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाना पड़ जाए, 12 बजे के बाद तो सड़कें वीरान, रेस्टोरेंट सारे बंद। इस्लामाबाद के ये हालात हुआ। कराची में बैक आपको इस्लामाबाद 10 बजे के बाद सुनसान मिलता था। ऐसे ही है, लेकिन अब शुक्र अल्लाह का कि बेहतर होने लगा। कराची में जब हम थे तो मेरी तो रूटीन ये होती थी कि हम बाहर निकल के, मतलब ऑफिस के बाद रात को मैं, मेरी फैमिली, हम एक लॉन्ग टूर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर डेली सड़कें हो रही होती थी। यहाँ पर तो मेरे हस्बैंड भी बेचारे बाहर जाते हैं ना, वो 15 मिनट में वापस आ जाते, कहते हैं वही सेम सड़कें घूम के मैं आखिर में घर पे ही आ जाती हूं। सेफ्टी होती है ना कि मोबाइल फोन वगैरह छिन जाने का डर नहीं होता। बाकी चीजें शुक्र लोग हैं यार, पुरसुकून खूबसूरत शहर, अच्छी सड़कें, कारपेटेड सड़कें, कोई मोबाइल छीनने का खौफ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आई विश अल्लाह करे कि कराची भी ऐसा हो जाए, इतना प्यारा हो जाए। आपकी तरफ ईद कैसी चल रही है? बिल्कुल, मैं तो ये वाली जो बात है मैं इससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ। अब इस्लामाबाद कदरन बेहतर हो गया है, मुझे अराउंड 5 साल से जायद हुआ है यहाँ कराची से मूव हुए हुए। तो बाकी मैंने 5 साल में
ट्रांजिशन देखा है, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत चहल पहल। और ईद वो वही हमारा तो आपको पता है एक मामूल है। और ये जो आपने मोबाइल छीनने की बात की, मैं चूंकि 2 दफा इस चीज से गुजर चुकी हूँ कराची में, तो मुझे इस फीलिंग का बड़ा एहसास है कि ये कितनी बड़ी फ्रीडम है आपके लिए कि आप बगैर इस डरो खौफ के आप घूमें। और चलो रौनक ना हो या थोड़ी सी कम हो निस्बतन, उससे बंदा फिर भी गुजारा कर लेता है, लेकिन ये वाकईतन बहुत बड़ा सुकून है। और अभी हमारी चूंकि प्रोफेशनल हम तमाम हैं, आप भी हम भी, तो ऑब्वियसली हमारी ईद फिर इसी तरह से होती है, थोड़ी कुछ पर्सनल की थोड़ी सी कम पोर्शन होता है, और प्रोफेशनल ईद जो है वो ज्यादा आप तमाम दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ ज्यादा गुजरती है। तो बस, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस दफा ईद पे लोग खासे कंसर्न नजर आ रहे हैं, और जो भी मिलने आता है वो सबसे पहले यही सवाल करता है कि हालात हाजरा में क्या होने जा रहा है, और थोड़ी फेस्टिविटी भी इसकी वजह से निस्बतन थोड़ी कुछ कम लग रही है, थोड़ी बुझी है। अच्छा, वैसे थोड़ा ज़रा ईद के साथ साथ थोड़ा सा लोग एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं भाई कि ये वैसे तो आपको जब देखते हैं तो वो सियासत के ऊपर ही बड़ी हार्डकोर कमेंट्री, सवालात जवाबात, जरा आपकी एक सॉफ्ट साइड भी इंसान की पर्सनैलिटी की होती है। तो ये बताइए कि अगर आप जर्नलिस्ट ना बनती किरण तो क्या होती आज? सिंगर होती। सिंगर होती? हाँ। Really? मुझे बहुत शौक था सिंगिंग का जी। And I can assume that she has a really beautiful voice. Do you have? गवाएं यार, मतलब आपने एक वो जो एक मेरा सीरियस जो बना हुआ है, हाँ, वो चाहते हैं आज ही सब खराब हो जाए। ईद शो तो होता ही है ना, छुपा हुआ टैलेंट। बल्कि एक जोक सुना सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। हंसना है लाजमन यार, जोक के ऊपर। चलिए पहले हंस लेते हैं। वाओ, मजा आया, मजे का था भाई। सुन लें जोक यार। जी प्लीज, सॉरी। चले, एक टीचर बच्चे से पूछती है कि आपको पता है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है? तो वो कहता है जी टीचर, नहीं आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट क्या है? तो वो कहता है जी टीचर मुझे पता है मेरे अंदर क्या छुपा हुआ टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। तो वो कहती है, टीचर कहती है कि बताएं क्या टैलेंट है? कहते हैं टीचर छुपा हुआ है ना उसको। बस ये वही है, ये वही छुपा हुआ सिंगर है। हाँ, छुपा हुआ सिंगर छुपा ही रहेगा। हाँ, वो छुपा रहेगा। बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं नई फील्ड में आई थी तो उस वक्त मैं नाते पढ़ती थी, तो फिर मुझे जिनसे मैं सीख रही थी तो उन्होंने मुझे इस तरफ भी इनकरेज किया और मुझे शौक भी बहुत था, तो एक दफ़ा किया भी आर्ट्स काउंसिल में मैंने गाया, और उस वक्त मेहदी हसन साहब जिंदा थे। वहाँ पर मैंने गाया। उसके नेक्स्ट डे जो है वो जंग कल्चरल विंग के पहले चीज़ें होती थी तो उसमें मैगजीन में आ गया। फिर उसके बाद वो मेरे ननियाल में जगह जगह वो मैगजीन पहुँचा, और उसके बाद कुट पड़ी घर में। अच्छा। वो उस वक्त एक बड़े मज़े की टर्म मेरे अब्बा ने जो है ना वो डांटते हुए मुझे बोली थी कि पता नहीं गवैया, हाँ गवैया बनने के लिए भेजा है। वो उसने फिर मुझे इतना डिमोरलाइज किया, फिर मैं साइड में हो गई। और जर्नलिज्म में आना ये मेरी अम्मी का शौक था। अच्छा। तो मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि आपके सारे शौक मुझ पे ही पूरे हो रहे हैं। मतलब वो एंकर मैं बन गई और अम्मी मुझे देख के, और अम्मी ये कर रही होती थी। जब मैं छोटी थी तो अम्मी को शौक था बड़ा जर्नलिज्म का, तो वो बैठ के ना बातों बातों में ऐसे खबरें पढ़ रही होती थी और उनको खबरों का बड़ा पता होता था, और वो सारा का सारा वो मुझे देख के बड़ा खुश होती है। तो मुझे लगता है शायद मेरी बेटी अब सिंगर बन जाएगी, क्योंकि ये मेरा शौक था, वो बेटी में आ गया शायद। बिनिश आप बताएंगे कि सुनाएंगे तो पता चलेगा ना। नहीं, वो तो हमने जरूर सुना, छुपा हुआ टैलेंट सामने लाना है आज हमने हर सूरत में। बिनिश, आप अगर जर्नलिज्म में ना आती, सहाफी ना होती तो क्या होती? कुछ ना कुछ टीवी पर ही कर रही होती, क्योंकि हमेशा से मेरा बचपन भी ऐसे रहा है, और कि मैं हमेशा से मुझे लाइमलाइट लेने का बहुत शौक है, तो कुछ ना कुछ टेलीविजन में कर रही होती। मे बी समथिंग, कोई ड्रामा, मे बी कोई पिक्चर, something related to television, because I have a journalistic background in the sense कि मेरी फैमिली में एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा मेरी घर के अंदर अखबार पढ़ना, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना, बिकॉज मेरी वालिदा और उनकी जितनी बहनें हैं और मेरे वालिद साहब और उनके वो भी बताती हूँ मैं, इसलिए बाद में बताऊंगी वरना सारी लाइमलाइट उधर चली जाएगी। दिस इज माई लिटिल टाइम ऑफ फेम, सो आई थिंक सो कि वी शुड स्टे हियर। मेरी फैमिली में क्योंकि बहुत ज़्यादा रुझान था, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर सारे के सारे बेनज़ीर के और भुट्टो के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। तो घर में अखबार पढ़ने का सिलसिला, घर में हमारे पार्लियामेंट का सेशन होता था। और फिर क्योंकि मेरे मामू हैं नुसरत जावेद साहब, वो भी इस प्रोफेशन में थे, तो उनको देख करके मुझे बड़ी इंस्पिरेशन होती थी, इसलिए क्योंकि उस टाइम पर क्योंकि घर में भी पार्लियामेंट का सेशन होता था, तो वो पार्लियामेंट गैलरी कवर करते थे। और मैं आज भी, इसलिए नहीं कि ही इज़ रिलेटेड टू मी, बट मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में उनसे बेहतर कोई पार्लियामेंट गैलरी कवर नहीं कर सकता। ऐसा ही है। सो वो जो इन्फॉर्मेशन लाते थे
वो मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। और वो टाइम था कि पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN होती थी और हर तरह की, मतलब ये जो अभी हम वर्जन देख रहे हैं ना कि जो सारे काम PTI करी अगेंस्ट ऑल पार्टीज, वो उस टाइम पे PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी हुआ करता था। तो मुझे वो देख करके बड़ा शौक हुआ। तो इट वाज अ वेरी प्लान्ड एंट्री। आई वांटेड टू डू दिस ऑलवेज। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर टेलीविजन। बल्कि मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है, अचीव किया, जो आपने चाहा वो आपने अचीव किया। दैट्स ग्रेट। मोना, आप बताएं जी, आप अगर सहाफत में ना आती तो आप क्या कर रही होती आज? अच्छा सबर, आई एम हैप्पी टू नो कि बहुत मुझे मतलब अच्छी बातें पता चली हैं कि किरण सिंह सो वेल, और ये जो बीनिश ने भी बताया है कि मुझे नहीं पता था कि शी इज रिलेटेड टू नुसरत जावेद, बट आई मस्ट से कि वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है बीनिश में भी। लेकिन पता है क्या, मेरा ऐसे था कि मैं, क्योंकि प्राइमरीली मैं इंजीनियर हूँ, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो अगर मैं ये ना होती, मेरे जरा दो साइड्स हैं मेरी ना, मैं इस मामले में जरा एक स्प्लिट पर्सनैलिटी हूँ। या मैं बहुत ही आर्ट्सी इंसान हूँ कि मुझे आर्ट्स बहुत अच्छा लगता है और मैं पेंट भी अच्छा करती हूँ। मैं आई लर्न अ लिटिल डांस टू, बाय द वे। ये बड़ा एक टैबू सा सब्जेक्ट है हमारे मुल्क में, लेकिन मुझे इस पे बड़ा फख्र है। और मैं या तो बिल्कुल उस साइड पे हूँ। जर्नलिज्म भी मैंने भी काफी अपने घर से पिकअप किया, क्योंकि मेरे घर में मेरी मॉम का बड़ा बैकग्राउंड था एडवर्टाइजिंग वगैरह का और जर्नलिज्म का, तो इस वजह से आई काइंड ऑफ पिक्ड अप फ्रॉम हर। लेकिन अगर वो ना होता तो मैं ऑन द अदर साइड ना, मैं एक बड़ा टेक्निकल सा भी इंसान हूँ कि मैं बहुत, मेरे मतलब फिजिक्स के और मेरे मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी अच्छे हैं, इन द सेंस कि मुझे अभी काफी लोग ना आके, मैं थोड़ा इस मामले में स्प्लिट सा इंसान हूँ। तो मैं अगर एक चीज को पूरा कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कर रही हूँ, अगर वो ना कर रही होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन। मैं इस वक्त खाना बड़ा अच्छा बनाती होंगी, यकीन तौर पे बड़ा नाप तोल के मसाले डालती होंगी, जो कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जरा जबरदस्ती जाके ना, मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स में जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में हैं, या कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैथ से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, A लेवल्स O लेवल्स में, तो उनको अभी भी मैं बहुत हैप्पीली जाकर उनको मैं हेल्प करती हूँ। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपनी उस वाले फंडामेंटल साइड के साथ भी थोड़ा ग्राउंडेड रहूं और उससे जितना हो सके अटैच्ड रहूं, क्योंकि हमारी फील्ड में थोड़ा ये कम है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इस पूरे टेक्निकल बैकड्रॉप से और आपके एक उस एफिलिएशन से ना, आपके इस वाले करियर में भी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल हैं, बहुत सारी चीजें सिंपल रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं। जबरदस्त। गरीदा, आपने नहीं बताया कि आपने पूछा ही नहीं। मैंने अब आप पूछ रहे हैं तो बताऊंगी ना। मैं बिल्कुल पूछना तो था। आपने असल में आप ऐसे कह रहे थे, मेरे घर पर भेज रखा था सवाल नामा पहले। आपने मजीद सवाल शुरू कर दिए थे, मैंने कहा आपसे एंड पे आके पूछूंगा जरा कि देयर मस्ट बी सम इंटरेस्टिंग आंसर। नॉट एट ऑल, नॉट दैट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर मैं जर्नलिज्म में ना होती, जर्नलिस्ट ना होती, I would still have been a journalist. I mean, this is my passion, Sama. If I'm given 7 lives, hypothetically speaking, I would want to be a journalist again and again and again. I mean, this is my passion. I can't imagine myself other than being a journalist. लेकिन choice नहीं थी मेरी। मैं या तो फॉरेन ऑफिस में जाना चाहती थी या UN ज्वाइन करना चाहती थी। इसी के लिए मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट किया। कहानी वही है जो पाकिस्तान में हर बच्चे की है, हर 90s के बच्चे की है कि जी अम्मा अब्बा ने डॉक्टर बनाना जो आज तक भी है कि डॉक्टर बन जाए तमाम बच्चों की। हम लोग 5 बहन भाई हैं, तमाम बच्चों को A to Z अम्मा अब्बा ने कोशिश की डॉक्टर बन जाए, एक भी निकट्ठू नहीं बना डॉक्टर। सबने अपनी अपनी मर्जी की फील्ड अडॉप्ट की। आपने कहा 5 बहन भाई हैं, बच्चे भी आगे 5 हैं। बच्चे किस Exactly. आपको पता है वैसे ये देखने वालों के लिए I have 5 kids. गरीदा got 5 kids, you know. 5 बच्चे हैं गरीदा के। 5 बच्चे। I think Mona knows. एक दफा ये हुआ कि हम खाने में बैठे थे और गरीदा ने कहा कि मुझे घर पहुंचना है फटाफट, बच्चे वेट कर रहे हैं। मैं राजा गरीदा के बच्चे का, मैं कितने कह रहे 5 बच्चे। हाँ यस, क्योंकि मुझे भी बड़ा गुस्सा आ जाता है अगर कोई बोले ना कि बाजी के कुत्ते, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि कुत्ते कोई ना बोले, बच्चे हैं वो मेरे। तो यस तो गरीदा की बड़ी 5 बिलियन है जनाब। और आई वुड लव टू हैव डॉग्स, मुझे इतने मजे के लगते हैं। कौन से डॉग्स हैं आपके पास? मेरे पास 2 साइबेरियन हस्कीज और 1 रशियन डॉग है। अच्छा, वैसे हस्कीज रखने नहीं चाहिए पाकिस्तान में बिकॉज़ इतनी गर्मी होती है। नहीं, ये मिथ्स है। मेरे पास बड़े मजे से रहते हैं वो, और कोई तंग भी नहीं करते। मुझे इतना शौक है, लेकिन मेरे कैट्स इतनी टेरिटोरियल हैं और इतनी वो पोजेसिव हैं
कि वो तो कोई स्ट्रे कैट भी आ जाए तो वो तो घर में घुसने नहीं देती उनको। अच्छा, एक वक्त में मैंने कोई 30 कैट्स, मेरे पास ऊपर फ्लोर था और 30 कैट्स रखे हुए थे और उनके लिए वो एसी वेसी सब कुछ। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई और जो मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज थी रजिल, ये रिमेंबर, यस, मैं एक दफा उसका, आपको याद है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था एंड आई वाज क्राइंग इन द ऑफिस और गरीदा मुझे पकड़ के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको याद है? इनफैक्ट मेरे आप आई थी और वो मेरे निकाह में भी मेरे साथ साथ थी। तो उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फिर मैंने सारे अपने बिल्ली के बच्चे जो है वो किसी को दे दिए, क्योंकि वो मुझसे इतनी ज्यादा क्लोज थी कि वो मुझे आज भी ना तकलीफ पहुंचाती। बहुत ईद पे लेके कि क्या ईद पे कुकिंग वगैरह फुल किचन में टाइम देती हैं या क्या? ऑर्डर ही चलता है, सिर्फ ऑर्डर ही चलता है यहाँ पे? मुझे मेरे हस्बैंड किचन से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। यहाँ इस्लामाबाद में मैं जब से आई हूँ, मुझे 9-10 महीने हो गए, तो मुझे बहुत अच्छे से याद भी नहीं है कि मेरे किचन का किस स्टाइल किस तरह का है। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे अलाउ ही नहीं करते किचन में आने का। वैसे क्या अच्छा पका लेती हैं? मैं दिमाग पका लेती हूँ लोगों को पका लेती हूँ बहुत अच्छा। इसके अलावा मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पकाने में। मैं अपना काम बहुत अच्छा पकाती हूँ। अच्छा, स्टोरी अच्छी पका लेती हूँ। स्टोरी अच्छी पकाती हूँ बस। अच्छा, वैसे एक ब्रेक पे मैं जाना है, ब्रेक से वापस आके तैयार रहिए। मैंने बड़े ज़बरदस्त कुछ सवाल तैयार कर रखे हैं, बड़े चैलेंजिंग किस्म के क्वेश्चंस हैं, तो उस सेगमेंट के लिए आपने जरा तैयार रहना, जरा तैयारी करनी है। आपको सवाल नामा अपना लीक नहीं करूंगा बिल्कुल भी। वो ब्रेक के बाद चलें, ब्रेक में हम उठने की इजाजत तो है ना, जरा आप कुछ खा भी लें तब तक जरा, तो ब्रेक के बाद सवालनामा तो नैब वाले भी दे देते होते हैं। सवालनामा तो नैब वाले भी दे देते होते हैं। सवालनामा हम और देखिए फिर ये ब्रेक में जो है ना, हम पर ये ब्रेक पे हमारे ऊपर कोई फिर वो ना लग जाए कदगन के, देखेंगे इन्होंने सवाल लिखवाए भी हैं और जवाब और मना भी कर रहे हैं और कोई वीडियो लीक भी नहीं होगी। चले एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आके हम डिस्कस करेंगे, इनसे इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे अपने मेहमानों से, कि कुछ शख्सियात के बारे में इनसे पूछेंगे और कुछ मजीद चीज़ें इनकी अपनी शख्सियत के हवाले से, इनकी अपनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ईद की खुशियाँ फिर से मुबारक हों। और हमारी डिस्कशन चल रही है ईद के हवाले से, और जिस तरह से बहुत पाकिस्तान की ज़बरदस्त 4 ख़वातीन जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान की लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, और इनके लिए हमने एक सवालनामा तैयार किया है। वो नैब के सवालनामे से भी ज़्यादा सख्त सवालनामा है, इनसे हमने कुछ जानना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गरीदा आपसे। मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, कुछ खा पी ले, मैं आप बिल्कुल खा ले, तैयारी कर ले, बल्कि मैं इतने में किरण से जरा सवालनामा शुरू करता हूं। गरीदा ने साजिश की है, गरीदा ने साजिश किया, गरीदा ने जी मैंने सवालनामे की मैंने आज वर्चुअली सवालनामा शुरू किया, उन्होंने खाना शुरू कर दिया ताकि जान बचेगी नहीं जान। मैं बल्कि हम लाहौर के रास्ते से होकर आते हैं, तो जरा बिनिश से हम पूछते हैं। बिनिश में कुछ सियासी शख्सियात की, कुछ दीगर शख्सियात की हम तस्वीर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। आपने उनके बारे में 30 सेकंड में कमेंट करना है, एक्सप्लेन करना है उन्हें। यानी कोई स्ट्रेंजर बैठा है, उसे पता नहीं, उसने देखा नहीं इस बंदे को, पहले वो जानता नहीं है, आपने बताना भाई ये कौन है बंदा, उसके आपने एक्सप्लेन करिए, नहीं कि ये फलां पार्टी का सरदार, नहीं, उसकी शख्सियत के जो है ना, उसके जरा आपने बयान करना ये बंदा क्या है। तो सबसे पहली तस्वीर जनाब हम डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे जी। जनाब जी डिस्प्ले करें जी, सबसे पहले गेस्ट हमारे, यानी सबसे पहली शख्सियत जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, मरियम नवाज साहब जी। विनेश एग्रेसिव हैं और एम्बिशियस हैं और इनके अंदर सियासत में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मरियम नवाज उन बहुत कम सियासतदानों में से हैं जो कि बाय चॉइस इस प्रोफेशन में आई हैं। पिक्चर नंबर 2 आगे जी विनेश आपके लिए, चलिए जी स्क्रीन पे दिखाएं जी। इमरान खान है जी, ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया। इमरान खान टू मच फुल ऑफ हिमसेल्फ, नार्सिसिस्ट, गो गेटर, ही ब्रेक्स द ग्लास सीलिंग। स्टेटस को उन्होंने ब्रेक किया है, इसका क्रेडिट उनके ऊपर जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट पिक्चर डिस्प्ले कर रहा हूँ जी आपके लिए। फजलुर रहमान साहब जी। नो कमेंट्स, नॉट इवन फॉर अ सेकंड। 30 सेकंड को 3 सेकंड में कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर जी, बिलावल भुट्टो जरदारी। राइज ऑफ अ लीडर, वेरी एजुकेटेड, वेरी मैच्योर, टू मैच्योर फॉर हिज एज। पार्लियामेंट्री सियासत की आई रिपीट माई सेल्फ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और बाकी तो मैं सिर्फ ये ख्वाहिश करूंगी कि उनकी गवर्नेंस, उनकी हुकूमत की भी बहुत अच्छी हो, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लास्ट पिक्चर फॉर यू, डिस्प्ले करें जी। शेख साहब। शेख रशीद साहब इज़ वेरी मच एंटरटेनिंग। मुझे रेटिंग का तो खैर पता नहीं है, हमेशा से लोग कहते हैं वो रेटिंग मीटर हैं, लेकिन आई डिसएग्री विद दैट। प्रेडिक्शंस भी वो ठीक नहीं देते, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत बुरे हैं, लेकिन वो एंटरटेनिंग बहुत हैं। उनके साथ आप कभी भी शो करें, आपको जितनी नींद आ रही हो, जितना आप बोर हो रहे हो, लेकिन आप वो 30 मिनट्स अलर्ट बैठेंगे कि अभी ये क्या बोलने वाले हैं। और इसके अलावा आई थिंक सो कि काफ़ी है।
हाँ अच्छा मोना आपकी तरफ आते हैं जी। आई थिंक शी इज विद द रॉन्ग पीपल समटाइम्स, जो उनको सही इनपुट्स नहीं देते हैं, और शी नीड्स टू चेंज हर कंपनी सम ऑफ इट सीरियसली। और लेकिन वो काफी मैग्नेटिक हैं और उनको अपनी ये उनकी अपनी ये ट्रेट या उनकी ये खुसूसियत को मजीद इस्तेमाल करना चाहिए। और जो चीजें उनके आड़े आ रही हैं उनको मुझे ये भी पता है कि वो थोड़ा कान की भी कच्ची हैं, तो ये चीज उनको नहीं करनी चाहिए। वैसे सियासत के अलावा अगर आपको कमेंट करना पड़े इमरान खान के हवाले से, उन्हें अगर एक्सप्लेन करना पड़े पॉलिटिशियन के अलावा, इमरान खान साहब उनमें कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से उनको शोविनिस्ट कहा जाता है, और जो उनकी प्रो तालिबान टाइप उनकी जो टिल्ट है वो एक बहुत वाज़ेह बात है जो कि उनकी काफी चीजों में नजर आती है। लेकिन अदर देन दैट वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी हार नहीं मानते, और उनके जो कंपेटिटर्स हैं उनसे काफी मामलात में हसद करते हैं, जलते हैं उनसे। मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना साहब आई थिंक मैं उनको ये नहीं समझती कि वो, मुझे लगता है उन्होंने बहुत इवॉल्व किया है, और जो उनकी सियासत, तर्ज सियासत था बैक इन द 90s वगैरह, वो उस चीज से बहुत आगे बढ़े हैं, आगे आए हैं, और मैं ये चीज बड़ी अप्रिशिएट करती हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिलावल साहब आई थिंक वो अपनी मॉम को बहुत मामलात में फॉलो करते हैं, बेनजीर भुट्टो शहीद को, लेकिन मुझे लगता है कि काफी चीजों में वो अभी भी उनसे काफी पीछे हैं। वो बात बहुत अच्छी तरह करते हैं, उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ग्रिप बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक वो कई दफा कई चीजों को ओवरडू कर जाते हैं, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। फाइनली शेख साहब, शेख साहब मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, ही इज वेरी एंटरटेनिंग। बाकी उनकी कोई प्रेडिक्शन वगैरह तो सही नहीं होती, और मुझे बहुत गंदा लगता है जब वो ना सेक्सिस्ट रिमार्क करते हैं। सियासत से हटके शख्सियत को अगर बयान करना पड़े कैसे बयान करेंगे शेख साहब को? शेख साहब को मैं द मोस्ट इनएलिजिबल बैचलर, That I have to say. Inverted commas. The most ineligible bachelor. वफादार शख्सियत, जिस पार्टी के साथ होते हैं ऐसा लगता है कि बस अब शेख साहब अपनी जान दे देंगे, किसी और के साथ नहीं होंगे, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद किसी और के साथ होते हैं। तो ये आप हाँ ये नहीं ना, मतलब जिसके साथ होते हैं, कोई चीज अगर आपको बयान करनी पड़े तो मरियम नवाज साहिबा की। Maryam Nawaz, I think she's a bold and a brave and a fierce woman. So that's what I like about her. वैसे मुझे सियासत से हटके वो ग्लास पड़ा वो जो है ना, वो लगता है ग्लास आजकल हाँ हर जगह साथ लेके जाती है। हाँ, ये उनसे पूछना चाहिए कि किसने उनको रेकमेंड किया, कहानी क्या है, उनका पीर कौन है, गिलास उनका पीर है या कौन उनका पीर है। और एकदम से आई थिंक पिछले 1 साल के दौरान मरियम नवाज ने वो ग्लास उठाना शुरू किया है, बस पक्का पास होता है वो। हाँ, आपको क्या लगता है? वैसे मुझे एक वो बेहतरीन बेटी लगती है और बेहतरीन माँ लगती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद को डिफेंड किया है, और अपने वालिद के बाद जिस तरह से मरियम साहिबा चल रही हैं लेके सारी चीज़ों को, अगर ये अदम एतमाद से पहले वाली नून लीग होती तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ आगे बढ़ रही थी, और उसमें मरियम साहिबा का बड़ा क्रेडिट है। लेकिन फिर जो कुछ हुआ, जिस तरह से PMLN को अभी डेंट पड़ा है, और आगे मजीद सिचुएशन के एतबार से, मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके एतबार से, तो वो थोड़ा सा उनके लिए डेंट है। वैसे वो एक बेहतरीन बेटी और एक बेहतरीन माँ है। अच्छा, वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि मरियम नवाज की आवाज बहुत अच्छी जी, यस, और वो नाते पढ़ा करती है। जब स्कूल कॉलेज में थी तो वो नाते पढ़ा करती थी। जी जी, बाकायदा। तो आवाज उनकी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत आवाज है उनकी। वैसे अच्छा गाते हैं, शहबाज साहब भी बड़ा अच्छा गा लेते हैं। पूरी फैमिली नवाज शरीफ साहब को बड़ा अपने बेटे की शादी में बड़ा प्यारा गाया था। जुनैद की आवाज जी विनीश आपको ऐड करना चाहिए। विनीश लगता है ग्लास के बारे में कुछ खबर ब्रेक करने जा रही है। जी विनीश। नहीं, मैं ग्लास के बारे में तो नहीं ब्रेक करूंगी, उसको हम थोड़ा अभी सीगा राज में रखते हैं। अच्छा। मैं ब्रेक ये भी करना चाहती हूँ कि मरियम नवाज गिटार भी बहुत अच्छा बजाती हैं, और मरियम नवाज ढोलक भी बहुत अच्छी बजाती हैं। ढोलक की तो शायद वीडियो देखी हुई थी बेटे की शादी में, और ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी करती हैं। मैं तो उनकी ड्रेसिंग की जो है ना फैन हो जाती हूँ, स्पेशली वो जो उन्होंने अपनी बेटे की आई थिंक मेहंदी में या बारात में पहना था, वो सीक्वेंस वाला, वो इतना प्यारा लग रहा था। मैं ढूंढ रही थी कि वो मुझे मिले तो मैं अपने भाई की शादी में उस तरह का कुछ पहन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अदर देन पॉलिटिक्स अगर आपको उसकी कोई खास बात बयान करनी पड़े तो आप क्या? He has a charismatic smile. I mean, I Killer really adore. Killer smile के मुकाबले में charismatic, I adore his smile. ये बड़ा अच्छा है, और ये बड़ा अच्छा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी तारीफ हुई थी उनकी एक दफ़ा कि जब हर वक्त मुस्कुराते रहे, तो ये उनकी जो पर्सनालिटी है उसकी एक खासियत है। सो ये मुझे एक पसंद है कि वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, वो किसी चीज़ को एकदम से पर्सनल लेकर रिएक्ट नहीं करते। जितना सख्त सवाल भी आप उनसे करें, अगेन सियासतदान है तो सियासत आई जाएगी, सहाफ़ी है तो सहाफ़त तो आई जाएगी, तो वो मुस्कुरा के हर चीज़ का बड़े तहम्मुल के साथ। सो दिस इज आई थिंक आई लाइक अबाउट हिम। किरण, बिलावल के बारे में अदर देन पॉलिटिक्स आपने, बिलावल नीड्स टू लूज वेट।
यस, सॉरी फॉर बॉडी शेमिंग बट सॉरी फॉर बॉडी। और थोड़े से हेयर स्टाइल भी, थोड़े से हेयर स्टाइल पे भी जरूरत है, क्योंकि जो उनकी एज है ना वो अपनी एज से बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं, वो स्वेट और हेयर स्टाइल के साथ एक्चुअली कि मैच्योर लगते हैं अपनी एज से, दिस इज गुड। थोड़ा सा काफी है वैसे, काफी है सियासत से इतना हटके। बिलावल की खास बात, वैसे तो ये पूरी पीपल्स पार्टी का खासा है, लेकिन क्योंकि बिलावल जो है वो ऑब्वियसली वो यंग जनरेशन में से है, लेकिन अगर उनसे मिला जाए तो वो इतने एहतराम और इतनी मोहब्बत के साथ मिलते हैं, सीने पे हाथ रख के ऐसे आपसे चुपके मिलेंगे तो वो एक बड़ा खूबसूरत अंदाज लगता है। एहतराम बहुत देते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको मिलेगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक दो बड़ी और जबरदस्त शख्सियात को भी हमने डिस्कस करना है, बिल्कुल ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करेंगे। हमने आपसे कमेंट जरूर लेना है, और खान साहब के फॉलोअर्स भी बड़ी जो है वो इन्हमाक के साथ, बड़े तजस्सुस के साथ देख रहे होंगे यार खान साहब के बारे में क्या कमेंट आना है, तो ये सस्पेंस ही रखते हैं ब्रेक तक। जरा ब्रेक से खान साहब की शख्सियत को अदर देन द पॉलिटिशियन अगर बयान करना पड़े 30 सेकंड में तो कैसे बयान करेगी रिजा? एक मूवी है ना, देखी होगी आपने, द गुड द बैड द अगली। तो उनके पर्सनालिटी में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, बहुत चीज़ें हैं जो कि बैड हैं। कौन सी बात आपको अच्छी लगती है उनकी पर्सनालिटी? कैरिस्मेटिक हैं, और एक मतलब जब वो क्रिकेटर थे तो इवन आई यूज्ड टू बी हिज फैन। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी, सो उस वक्त ये आए थे, हमारे स्कूल में भी आए थे, कॉन्वेंट स्कूल में। और आपने कितने पैसे दिए थे शौकत खान? वो मैंने वो पूरी वो जो होती है ना, वो पूरी जो उसकी क्या कहते हैं उसको, रिंग? नहीं एग्जैक्टली पूरा रिंग होता है, जिस जो आप टिकट्स आप दे रहे थे शौकत खानम के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो मैं 2-3 उठा के घर ले गई कि जी मुझे सारे पैसे दे, मैंने जमा करवाने हैं। तो मतलब इतना आपको जो है एक करिस्मेटिक था, एक फैन फॉलोइंग थी, अभी भी है बीइंग अ क्रिकेटर। लेकिन आई थिंक कि खान साहब को सियासत में या तो आना नहीं चाहिए था, या आ भी गए थे तो इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी थी। ये इनकी पर्सनालिटी की एक बैड चीज़ आ जाती है। अगली कोई विजन नहीं है, कोई पता नहीं है आपको कि आपने करना क्या है, परफॉर्म किस तरह से करना है। सो ये उनकी पर्सनालिटी में भी झलकता है, ये आपको उनके क्रिकेट में भी नजर आता था। तो आई थिंक द गुड द बैड द अगली। बिनिश कुछ कहना चाह रही है, वो ऐड कर ले, मैं आपकी तरफ बताता हूं। जी बिनिश, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, वो क्योंकि अदर देन पॉलिटिक्स उनके ऊपर कमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर अपना एक 1% देना चाहूँगी। आई थिंक सो ही इज़ अ सुपरस्टार, ही इज़ द लास्ट सुपरस्टार विच पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड। उनका स्टारडम इतना ज़्यादा है कि वो उनकी सियासत, शाहिद आफरीदी होता है, और उसका शोएब अख्तर वाज अ सुपरस्टार। भारत में है एक सलमान खान और शाहरुख खान, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इमरान खान। आई थिंक सो वी शुड एक्सेप्ट डोमिनेटिंग एवरीवेयर इन द सबकॉन्टिनेंट, जो है छाए हुए सबकॉन्टिनेंट के ऊपर खान जो है। किरण, देखिए वो जो खान साहब की बात की ना, अगर खान साहब क्रिकेटर, उनके क्रिकेटिंग कैरियर पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो उनका एक अपना स्टारडम है, ऐसा ही है। लेकिन लेकिन जो उनकी ये वाली पर्सनालिटी अब वाली, अगर खान साहब पॉलिटिशियन नहीं होते ना, तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर हो सकते थे। वो किसी भी चीज़ को सेल बहुत अच्छा करना जानते हैं। वो उनका शायद वो उनका नैरेटिव हो, उनके बयानियाँ हो, वो आवाम में बातें करना, बातों से वो एक होता है ना, एक एंकर जो कुकिंग शो कर रहा होता है, अगर आप उससे पकवाएं खाना तो वो इतना बेकार बनाएगा, लेकिन वो बातों से इतना मजे का बनाता है। खान साहब की ये पर्सनैलिटी है। तो बिनिश ये बताएं कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू करते हुए किस शख्सियत का इंटरव्यू करते हुए आप ज़्यादा एंजॉय करती हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू किसका होता है? मुश्किल इंटरव्यू तो खैर उन्हीं लोगों का होता है जो कम बोलते हैं, 2 जुमलों में बात ख़त्म कर लेते हैं। मैंने मरीम नवाज़ का इंटरव्यू किया और मैंने बिलावल का इंटरव्यू किया। इन दोनों इंटरव्यूज़ का मैं रेफरेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि इन दोनों के इंटरव्यूज़ मैंने इतनी मुश्किल दौर में किए जब इतनी सेंसरशिप थी। बिलावल का मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आई वॉज रियली टफ ऑन बिलावल, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किए तो उन्होंने उसका जवाब दिया नहीं। कि तब ये बात हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और मैंने उनसे पहला सवाल ही ये किया था कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने पूछी थी, और उन्होंने बड़े उन्होंने कहा था ओके ब्रिंग इट ऑन। और दोनों ने चाहे वो मरीम नवाज़ हो चाहे वो बिलावल हो, दोनों ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि इसको एडिट करना है, दोनों ने बिल्कुल नहीं कहा, एज इट इज़ वो इंटरव्यू चला। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने वो ड्यूरेशन से ज़्यादा इंटरव्यूज़ थे, मुश्किल वक्त में वो इंटरव्यूज़ चलाए हैं। इमरान खान साहब को इंटरव्यू करने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूंगी और मैं उनका इंटरव्यू करके फिर आपको बता सकती हूँ कि किसका इंटरव्यू ज्यादा मुश्किल था। तुम्हें तो नहीं लगता कि आप सबसे ज्यादा मजा किसे इंटरव्यू करते हुए, ग्रिल करते हुए या इंटरव्यू करते हुए आता है, और सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या आपका रहा है सो फार? अच्छा, मुझे ये लगता है कि एज अ जेनेरिक नोट, मुझे लगता है जब कोई बंदा पावर में होता है ना, वो इंटरव्यू देते हुए अच्छा नहीं होता, और वो उसको बड़ा कॉन्शियस भी होता है कि जी आप मुझसे ये सवाल ना करें और ये करें।
लाइक मतलब मरियम साहिबा की अभी भी जो वो लीक्ड पार्ट्स आए हैं उसमें इस तरह का तासुर गया, ऑल्दो आई थॉट कि वो बहुत चीजें उन्होंने सही बोली हैं, लेकिन उनको ये कहना कि जी ये ना नशर करें, ये मुझे समझ नहीं आई इस बात में। बहरहाल मतलब एक पावर की चीज होती है। इमरान खान साहब बाय द वे जब पावर में थे तो वो एक अपना बड़ा इंटरव्यू वो भी बड़ा सख्ती से करते थे, मैंने उनको किया था उस टाइम पे इंटरव्यू, तो बड़े लगे बंधे सवाल, उनके कुछ वुज़रा थे जो उनके साथ अब नहीं है और उस वक्त थे, तो उनको मेरा ख्याल है मैंने कोई 15 दफा शेयर किया होगा कि जी ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, तो उस पे फिर आप इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें। तो मेरा आई हैड क्वाइट मतलब स्पैट सा हुआ था मेरा उनसे, वो उनके साथ अब नहीं है बाय द वे। मेरा एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस बिनिश के साथ काफी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो छोटे जवाब देना तो वो बंदा जहर लगता है मुझे, प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब आपको बात से बात, इसीलिए मुझे सबसे मजा आता है अब तक जितने भी इंटरव्यूज मैंने किए हैं, वो जो एक क्लास में अगर आप रखें ना सबको, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, जरदारी, नवाज शरीफ, तो आई वुड से कि आरिफ अलवी का इंटरव्यू करने में बड़ा मजा आता है, बिकॉज वो इतनी बात करते हैं और आप उनसे एक सवाल करें वो आपको 10 जवाब और दे देंगे, और वो बड़ी सब्सटेंशियल बात करते हैं, बड़ी ठोस, बड़ी अच्छी बात करते हैं, और बेशक आप उनकी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो इतने दलाइल के साथ और फैक्ट्स के साथ। बुरा इंटरव्यू किसका? बैड एक्सपीरियंस? बुरा, आई वुड हैव टू थिंक अबाउट दैट कि बुरा इंटरव्यू आज तक आई थिंक मेरे साथ कम से कम ऐसा नहीं हुआ कि किसी का इंटरव्यू बुरा हुआ हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो अच्छा इंटरव्यू, बुरा इंटरव्यू? अच्छा इंटरव्यू तो मैं नहीं कह सकती, वो तो ऑब्वियसली ऑडियंस ही बता सकते हैं। एंजॉय करें खुद करते हुए इंटरव्यू यार। आसिफ फरमानी साहब के साथ बड़ा मजा आता है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है, शेख रशीद साहब के साथ बड़ा मजा आता है, फवाद चौधरी साहब से बात करते हुए ना, उनका इंटरव्यू करते हुए आपको बड़ा संभल के बात करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि फवाद चौधरी साहब का मसला ये वो खुद भी एंकर रहे हैं, तो अब आई डोंट नो वो खुद कैसे एंकर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे पहला जो या सबसे अगर उनको किसी बात का जवाब नहीं आता ना, तो वो सबसे पहले कहते हैं आप अपने प्रोड्यूसर को फारिग कर दें, आपको रिसर्च सही निकाल के नहीं दी, आपको सवाल सही नहीं बता रहे, तो वो जब बिल्कुल शुरू में होता था ना, तब तो थोड़ा सा मतलब आपको ना एंकर को एक इंसल्ट फील होती है, क्या बात करें, लेकिन फिर जब उनको समझ गए आप, तो फिर आप उनको उन्हीं के टेक्निकल अंदाज में उनको नॉकआउट करते हैं। अब चूंकि हम शो को वाइंड अप करने जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा जरा थोड़ा गाना आना चाहिए, छुपा हुआ टैलेंट जरा सामने आ जाए। भाई टैलेंट मतलब टैलेंट वो होता है कि होता, मुझे शौक है सिंगिंग का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर कोई तान से। मुझसे ज्यादा गरीदा की फरमाइश पे सुना दीजिए। गरीदा की फरमाइश पे तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं फिलहाल सिर्फ सुना, अच्छा सिर्फ गा दीजिए। ओके गरीदा भी आपको ज्वाइन करेंगे उसमें। 10 सेकंड पहले 10 सेकंड हम सिर्फ आपको सुनेंगे, फिर आपको ज्वाइन करेंगे, तालमेल मिलाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे प्लीज। देखें ये लाइव के मसाइल बड़े अजीब होते हैं, फिर हम ये भी नहीं कर सकते नहीं ये छोड़ देंगे, नहीं लगाइएगा। चलें कोशिश करती हूँ, बाकी बुरा लगे तो अल्लाह का शुक्र है कि वो वर्चुअली हमें गालियाँ पड़ती हैं ना, जूता तो कोई मार नहीं सकता। तो दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। बहुत जबरदस्त, लवली ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुल। वैसे ये शो देखते हैं, सवाल भी करता है यार किरण नासिर का जो बाल हैं ये इतने लंबे, ये कैसे ख्याल करती है इनका, इतना ख्याल? पहले गरीदा जवाब दें। एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं, प्लीज मेक इट क्लियर, देखने वालों के लिए लगाई हुई हैं, ये ओरिजिनल बाल नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट
कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि स्टूडियो में बहुत सारे लोग आए तो फिर मुझे यूं करके दिखाने पड़ते हैं अपने। एक्सटेंशंस को भी खींचे तो नहीं उतरती यार, शैम्पू की ऐड के लिए कोई ऑफर वगैरह नहीं आई कोई? किया भी है। अच्छा किया भी है? हाँ, बहुत पहले, बहुत पहले। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मसरूफियत में से ईद का दिन है, मेहमानों को ज़रा आपने इंतज़ार करवा के हमें टाइम दिया, हमारे मेहमानों को अपने टाइम दिया, जो हमारे शो देखने वाले हैं उनको अपने टाइम दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोबारा से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक। मोना आपको, विनिश आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ हम सबकी तरफ से, आई थिंक ये हम सबकी ही दिल की बात है, अगर एक छोटा सा मैसेज दे सकें कि ये बहुत मुश्किल हालात इस वक्त हैं, तो अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको उस जगह पर रखा हुआ है कि हम बहुत अच्छी ईद मना रहे हैं, लेकिन इस ईद में हम उन लोगों का भी ख्याल करें जो ज़रूरतमंद हैं। तो बिल्कुल जो ईद की खुशियाँ जब आप मना रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द ज़रूर देखें वो अफराद जो इस मुश्किल दौर में ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, उनकी खुशियों में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, ताकि वो भी आपकी तरह अगर नहीं भी मना सकते, किसी हद तक वो भी अपनी ईद की खुशियाँ मना सकें, अपनी खुशियों में शरीक ज़रूर करें। इसी मैसेज के साथ